प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 40, जो कि आज दिनांक 7/3/2022 के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भेजा गया है। यानी कि यही गतिविधि पत्रक 6ठी, 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए एक ही रहेगा। तो जैसे आप प्रतिदिन अपने गतिविधि पत्रक में सबसे ऊपर अपना नाम लिखते हैं और दाएं हाथ की तरफ अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखते हैं, ये यहाँ पे आप लिख देंगे। तो जो आज का गतिविधि पत्रक है वो हमारा हिंदी विषय से संबंधित है, यानी कि हिंदी का गतिविधि पत्रक है, जिसमें एक कहानी या एक लोक कथा दी गई है जिसका शीर्षक है रंगीन मछली और मछुआरा। यह लोक कथा सिक्किम की लोक कथा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चल रहा होगा, जिसमें दिल्ली के अंदर सिक्किम का आपको प्रोजेक्ट भी दिया गया होगा कि आप अपने एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए जिसमें सिक्किम की वेशभूषा के बारे में हो, सिक्किम की लोकगीतों के बारे में हो या सिक्किम की प्रकृति के बारे में हो। ऐसा प्रोजेक्ट आपने बना के अपने विद्यालय में अपने कक्षा अध्यापक को जमा भी करवाया होगा। तो आइए पढ़ते हैं लोक कथा रंगीन मछली और मछुआरा। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा अभियान चला रखा है, कैंपेन चला रखा है, इसमें जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है हमारी, इसको कौन से राज्य से जोड़ा है? सिक्किम से जोड़ा है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। जो हम लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं ये सिक्किम राज्य की लोक कथा है। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियां पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आंखें और कई रंगों से भरी हुई उसकी पूंछ। उसकी पूंछ ने उसका इतना मन मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। उसने सोचा कि इस मछली को अपने घर में रखूंगा। यकायक, यकायक का मतलब होता है अचानक, एकदम उसके कानों में आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा? और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे? मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियां पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई, अगर मैं इस समय घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। तो तेंजिंग था उसके मन में। मछली ने जब ऐसा कहा तो उसके मन में उसके प्रति दया आ जाती है। वह सोचने लगा, यदि अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यानी कि उसे अपने पिता की याद आई कि उसके पिता उसको छोड़ के चले गए थे, तो उसको दुख था। तो उसने सोचा कि मछली को भी अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। अब तेंजिंग ने और मछलियां पकड़ी और उनको लेकर के घर चला जाता है। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। जब उसने माँ को भोजन परोसा का मतलब डाला, तो वो खाना भी उसने अच्छी तरह से नहीं खाया, उसको अच्छा नहीं लगा। सपने में तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा और सुनहरी मछली उसको सपने में भी दिखाई दी। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर
निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। डलिया का मतलब जो मछलियों को पकड़ने के लिए गोलियां बनाई जाती हैं वो। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। अब वो मछली क्या कहती है, सुनहरी मछली, कि भाई तेरे को पता नहीं है कि मैं यहाँ के जो राजा है नदी का उसकी बेटी हूँ। अब देखो आगे क्या होता है। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवनदान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। उपहार का मतलब एक आपको गिफ्ट भेजा है, ठीक है। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। अब उसको धन्यवाद किया, ठीक है, उसका अभिनंदन किया, यानी कि उसको थैंक यू बोला। घर पहुंचकर माँ को मछली के लिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई और जो मछली ने उसको उपहार दिया था उसने अपनी माँ को दी वो पोटली। पोटली का मतलब गठरी, गठरी में कुछ बंधा हुआ था, उसने माँ को दी और मछली वाली सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उसमें मोतियों की माला थी और सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न का मतलब खुश हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। माँ ने क्या कहा कि ये कितने सुंदर दिखते हैं। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, कह रहे इसके लिए मछली का शुक्रिया करना। धन्यवाद का मतलब शुक्रिया करना, लेकिन इतना ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, हम मेहनतकश लोग हैं। मेहनतकश का मतलब मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, मेहनत करने वाले हैं। हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, हमें मेहनत करके खाना चाहिए। किसी के दूसरे की संपत्ति पे नज़र नहीं डालनी चाहिए, यानी कि दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए कि भाई ये नहीं सोचना चाहिए कि मछली मेरी मित्र बन गई तो मुझे कुछ ना कुछ देती रहे, पैसे देती रहे, हीरे मोती देती रहे। हमें मेहनत करके ही अपना पेट पालना चाहिए, हमने अपना पालन पोषण करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। गांठ बांधने का मतलब अपने मन में धारण कर लेना, याद रख लेना। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठनकर के मतलब अच्छे कपड़े पहनकर नदी किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी, जो राजकुमारी मछली थी, अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि भाई मैं अपने माता पिता से आपको मिलवाऊंगी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा। एक कछुआ था और राजकुमारी ने कहा कि इस कछुए पे सवार हो जाओ, और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक पहुंचे। और दोनों ने जल यात्रा की। जल में से जाते हुए वो मत्स्य लोक, मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, मछली। तो वो मछलियों के लोक में पहुंच गए जहाँ बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। जहाँ पे हम रहते हैं ये कौन सा लोक है, पृथ्वी लोक है, धरती लोक है। एक मत्स्य लोक जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तो राजा ने कहा, भाई तुमने मेरी बेटी का जीवन दान दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्न का मतलब वही खुश हैं। इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। अब राजा था उस मछली का पिता, वो कहने लगा, बोलो हम खुश हैं, तुम जो हमसे चाहोगे हम आपको देंगे। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था। तो वहाँ पे जितनी सुंदरता थी मत्स्य लोक में, उसको देखकर तेंजिंग मोहित हो गया था, यानी कि उसका मन खुश हो गया था, उसको अच्छा लग रहा था। इसलिए उसने कहा मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। क्या कहा कि मैं ऐसे ही खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। क्या कहा कि भाई मैं अपनी माँ का पेट भरने के लिए और अपना पेट भरने के लिए मछली पकड़ता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, आपके एरिया में आता हूँ, आपके इलाके में आता हूँ। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो बड़ी कृपा होगी। क्या कहा कि अगर आप मुझे अपने इलाके में मछलियाँ पकड़ने की आज्ञा दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तो उसका जो सरल भाव था, संतोषी भाव था, यानी कि उसकी माँ ने कहा था कि मेहनती हैं तो हमें किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई हम खुश हैं और आप हमें अपने इलाके में मछली पकड़ने का केवल आज्ञा दे दें, हमें परमिशन दे दें। तो राजा ये स्वभाव उसका देख करके बहुत खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते।
यह लो हमारी ओर से उपहार। क्या कहा कि भाई तुम यहाँ पे आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे आपको, हम कुछ ना कुछ उपहार देंगे। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। अनुमति का मतलब आज्ञा मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। अब तेंजिंग रोजाना मछली पकड़ने जाता, लेकिन दिन भर थका हुआ होने के कारण भी वो एक बार नदी पर जाकर के उस राजकुमारी मछली से जरूर मिलता था। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यानी कि उसने क्या कहा कि मछली कहती है कि मेरी माँ ने कहा कि मेरा ब्याह होने वाला है। ब्याह का मतलब विवाह। ब्याह का मतलब क्या होता है भाई? विवाह। उसका विवाह होने वाला था, लेकिन अब कह रहे कि अब मैं तेरे से नहीं मिल सकती, लेकिन जो तूने मेरे ऊपर ऐसा एहसान किया है कि तूने मेरे को जीवन दान दिया है, उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू मरने लगे। वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उस सुनहरी मछली के कारण उसको भाई बहुत सारा पैसा मिला, हीरे मोती मिले, पर अब मिलना मुश्किल होगा। अब उसने सोच लिया कि अब इससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। अब उसको बहुत उदासी हो गई, वो अपने घर पे चला जाता है। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। क्या शपथ ली उसने? कि मैं किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को बिना किसी कारण के कोई भी दुख नहीं दूंगा। कष्ट का मतलब दुख। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना जरूरी है। कह रहा है कि अपना जीवन चलाने के लिए, अपना पालन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मुझे मछुआरे का काम करना पड़ेगा, यानी कि मछली पकड़ने का काम करना तो जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। तो उसने कहा कि मैं बिना वजह के किसी की परेशानी का कारण अब नहीं बनूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो कितनी सुंदर कहानी थी, जो एक सिक्किम की लोक कथा है। तेंजिंग जो मछली पकड़ता था, एक मछुआरा था, उसने किस प्रकार से मछली को जीवन दान दिया और मछली ने उसकी किस प्रकार से सहायता की, और अंत में उससे प्रभावित होकर तेंजिंग ने ऐसी शपथ भी ले ली, ऐसा प्रण भी कर लिया कि भाई मैं किसी को बिना वजह परेशान नहीं करूँगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों को नहीं सताना चाहिए, बिना वजह हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। आइए अब देखते हैं इस कहानी में जो आपके नीचे सबसे नीचे लिखा साहबार डॉक्टर चूकी भूटिया, यानी कि ये किसने संकलित किया है, किसने लिखा है इसको? डॉक्टर चूकी भूटिया उनका नाम है, जो इन्होंने इस कहानी को, इस लोक कथा को लिखा है। अब आता है प्रश्न नंबर 1। इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, यानी कि मैंने आपको अभी जो लेख पढ़ के सुनाया, जो कहानी पढ़ के सुनाई, कह रहे उनके कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आपको समझ में नहीं आएंगे, वैसे मैंने बहुत सारे अर्थ आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कठिनाई हुई है तो कह रहे हैं कि उन शब्दों की सूची बनाएं, उनको अपनी कॉपी में लिख लें, तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका से, अपने विद्यालय में जाएं, अपने अध्यापक से, अपने अध्यापिका से, या परिवार के किसी सदस्य से उनके अर्थ और उसके उच्चारण के बारे में पूछकर उनका अभ्यास करें। अपने अध्यापकों से पूछना है, या अपनी अध्यापिका से पूछना है, या अपने घर में किसी से उनको पूछ करके उनका उच्चारण करना है। उच्चारण का मतलब बोलना है ठीक तरह से, और उनका अर्थ समझना है कि उनका मतलब क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो प्यारे बच्चों, ये हैं हमारे कठिन शब्द कुछ और अर्थ। जैसे सुदृढ़, इसका उच्चारण करना है सुदृढ़। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत। डलिया, डलिया का मतलब वैसे तो छोटी सी टोकरी होता है, लेकिन यहाँ पे मछलियों को जो डाला जाता है दाना, मछलियों का दाना, यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए वो दाना डालता था, तब मछलियाँ आती थी तो उनको पकड़ लेता था। अब आता है भिन्न, इसको कैसे बोलेंगे? भिन्न। भिन्न का मतलब अलग, जो कि अलग होता है। भिन्न का मतलब अलग। किस्म, किस्म का मतलब प्रकार। यकायक, इन शब्दों का उच्चारण करना है और अर्थ भी समझ रहे हैं। अचानक, भागीदार, सहभागी। कृपा, कृपा का मतलब होता है दया, इसको कृपया नहीं कहेंगे, यह है कृपा। पोटली, पोटली का मतलब गठरी। मत्स्य, क्या है ये? मत्स्य, मत्स्य का मतलब मछली। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न के कठिन शब्द आपको कुछ दिए। आपको इसके अलावा और कठिन शब्द लगते हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें और अपने अध्यापक से उनका अर्थ व उच्चारण जरूर
पूछें जब आप विद्यालय में जाएं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, यदि आप तेंजिंग की जगह होते, क्या कह रहा है कि यदि आप तेंजिंग की जगह पर होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते। ठीक है, कह रहा है कि यदि आप तेंजिंग की जगह होते, ये सबके अपने मन की विचार हैं कि अगर आप तेंजिंग की जगह होते और मछली आपको अपने लोक में ले जाती और उसके पिता आपसे पूछते कि भाई आपको क्या चाहिए, या मछली पूछती आपको क्या चाहिए, तो आप उससे क्या मांगते। तो इसका उत्तर जो मैंने लिखा है कि ऐसा हो सकता है, तो आप उसे देखिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, यदि मैं तेंजिंग की जगह होता तो मछली से अपने माता पिता, ये वह नहीं आएगा, ये आएगा वह पूरे परिवार की खुशियों का उपहार मांगता। क्या कहता है कि अगर मैं तेंजिंग की जगह होता तो मैं भी अपने माता पिता की और अपने पूरे परिवार की खुशियों का उपहार मांगता कि हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हमें ऐसा उपहार दो जिससे हम सभी परिवार समेत खुश रहें। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्रित करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति भी दें। कह रहा है कि आप अपने किसी साथी से मिलें, एक लोक कथा लें और उसके बारे में पढ़ें और उसकी प्रस्तुति भी दें, यानी कि अपनी कक्षा में उसको सुनाएं भी। ठीक है, तो आपके लिए एक लोक कथा, जो कि जैसे आपके पास घर में न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार आते हैं, उनमें भी लोक कथाएँ आती हैं, तो एक अखबार की लोक कथा है जो कि मैंने अभी संकलित की है, अखबार में से ही ली है, उसको मैं आपको सुना रहा हूँ। पढ़ के आप उसको देखिएगा। इसी तरह से आप भी अलग से कोई लोक कथा लिख सकते हैं या इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और कक्षा में आकर के आप इसे सुना सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर होगा वो। तो जो हमारी जो लोक कथा है इसका शीर्षक है अनूठे पंचरत्न। पंचरत्न का मतलब 5 रत्न, 5 मोती, 5 हीरे। अब देखिए क्या कहती है कथा। कन्नौज की एक विधवा अत्यंत गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। कन्नौज में एक महिला थी जिसके पति मर चुके थे। विधवा कौन होती है? जिसके पति मर जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं संसार को, स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो उसकी पत्नी को क्या कहेंगे? विधवा। यानी कि जिस औरत का पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं? विधवा। वह तो उसने क्या किया, उसके 5 बेटे थे और उनको गुरुकुल में शिक्षा दिलवा रही थी। वह स्वयं संस्कृत की विद्वान थी। किसकी विद्वान थी? उसको संस्कृत भाषा आती थी, संस्कृत की विद्वान थी, अच्छी जानकार थी। स्वाभिमानी प्रवृत्ति की होने के कारण प्रतिदिन चरखे पर सूत काट कर मेहनत करके अपना तथा पुत्रों का जीवन यापन करती थी। अब वो स्वाभिमानी थी, किसी के मांग के नहीं खाती थी, वो मेहनत करती थी और चरखा चलाती थी। जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे वैसे ही उस पर कच्चा धागा बनाते थे सूत का, और उसको बेच करके वो अपना जीवन यापन करती थी, अपना गुजारा करती थी। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने विधवा की विद्वत्ता तथा गरीबी की बात सुनी। कन्नौज में एक सेठ था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि अच्छे विचारों का था। उसने सुना कि भाई एक विधवा औरत है, वो संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान भी है, लेकिन वो गरीब बहुत है। तो वह उस महिला के पास पहुंचे। तो वो जो सेठ हैं उस महिला के पास आते हैं। उन्होंने विनम्रता से कहा, क्या मैं आपकी आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूँ? उसने क्या कहा कि क्या मैं आपकी आर्थिक मदद, आर्थिक का मतलब रुपये पैसे दे करके मैं आपको मदद कर दूं आपकी, तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा कि मैंने किसी की सहायता की है। महिला ने कहा, सेठ जी मैं दरिद्र बिल्कुल नहीं हूँ। उसने क्या कहा कि सेठ जी मैं बिल्कुल दरिद्र नहीं हूँ। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं हूँ। दरिद्र का मतलब गरीब। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न हैं। मेरे पास तो अमूल्य, अमूल्य का मतलब जिसका मोल ही ना हो, जिसका कोई कीमत ही ना हो, ऐसे रत्न हैं। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ का मतलब आपकी जो सहानुभूति है, आप मेरे ऊपर दया रखते हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। ठीक है, उपकार को मानने वाली हूँ। कि भाई कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है? उपकार को मानने वाला। ठीक है, उसको कहते हैं कृतज्ञ। कि भाई आप मेरे ऊपर उपकार करने आए हो तो मैं आपके उपकार को मानती हूँ। तो सेठ ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। सेठ जी क्या बोले, भाई मुझे आपके जो अमूल्य रत्न हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास अमूल्य रत्न है 5, वो तो दिखाइए। कुछ ही समय बाद उसके 5 पुत्र गुरु के आश्रम से वापस लौटे।
कुछ समय बाद जैसे वो सेठ जी आए हुए थे तो कुछ देर बाद वो पांचों पुत्र आ जाते हैं। तो उन्होंने आते ही एक एक करके अपनी माँ के चरण छुए। तो उन्होंने आते ही पांचों ने नंबरवारी से अपनी माता के चरण छुए, पैरों में उनको नमन किया। इसके बाद सामने बैठे सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अब सेठ जी सामने बैठे थे, जब अपनी माँ के चरण छुए तो उन्होंने हाथ जोड़ करके सेठ जी को भी नमस्कार किया। महिला ने संस्कृत में कहा, महिला संस्कृत भाषा में बोली क्योंकि वो संस्कृत जानती थी। पश्यमं पंचरत्नानि, क्या बोली? पश्यमं पंचरत्नानि। पश्य का मतलब देखो, मम का मतलब मेरे, पंच का मतलब पांच, रत्नानि का मतलब रत्न। कह रही है कि देखो ये मेरे 5 रत्न हैं। और सेठ उन पंचरत्नों को देखकर कह उठे। जैसे ही सेठ जी ने उन बच्चों को देखा तो सेठ जी कहने लगे, वास्तव में माता जी, आपके इन अनूठे पंचरत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भूल थी। क्या कहा कि भाई आपके पास इतने अमूल्य रत्न हैं जो गुरुकुल में पढ़ के आए हैं और आपको बड़े ही श्रद्धापूर्वक नमन किया है और मुझे भी हाथ जोड़कर नमन किया है। ऐसे रत्नों के होते हुए आप गरीब नहीं हो सकती, दरिद्र नहीं हो सकती। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी तथा योग्य है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। यानी कि कहानी क्या शिक्षा देती है हमें ये, कि जिसकी संतान, जिसके पुत्र, जैसे कि आप अपने माता पिता की आज्ञा माने, आज्ञा का पालन करें, संस्कार आप में अच्छे हों, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, किसी को गाली ना दें और योग्य हों। अगर आप ऐसे बनेंगे तो अवश्य ही आप योग्य होंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। तो उस माता पिता से बड़ा धनवान कोई नहीं होगा। तो उस यानी कि कहने का भाव यही है कि हमें अपने माता पिता की, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी कहानी। अगर आपको इसमें भी कठिन शब्द लगें तो आप इसके कठिन शब्द लिख करके भी अपने अध्यापक से कक्षा में जा करके पूछ सकते हैं, उनके अर्थ भी और उनका उच्चारण भी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की पठन अभियान का जो गतिविधि पत्रक है उसकी कहानी। और अंत में जो SCERT ने हमारे लिए संदेश भेजा है कोविड के संदर्भ में कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। देखो ये संदेश SCERT प्रतिदिन भेजती है कि हमें कोविड से बचने के लिए उसके नियमों का पालन करता रहना चाहिए, ताकि हम किसी बीमारी के संपर्क में ना आ सकें, कोविड जैसी भयानक बीमारी से बचे रह सकें। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में जो सिक्किम की कहानी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो हमें कहानी दी गई है, सिक्किम के लोक कथा दी गई है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें, तथा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अपने अन्य साथियों को बताकर भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लेकर के परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। धन्यवाद।